प्रधानमंत्री जी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना ज़्यादा पेट्रोल बचाइए। दुनिया की 20-25% गैस है वो होर्मुज से आती है और होर्मुज पर अभी ईरान का कंट्रोल है। डिस्टर्बेंस इतना है कि हमले भी हुए हैं भारत के एक जहाज़ पर। 15-20 दिन में स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। तो ये बहुत ही अलार्मिंग स्थिति है। पूरा का पूरा असर हमारे पूरे देश की पूरी जनता पर पड़ने वाला है निगेटिव। इसे अब कोई रोक नहीं सकता। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। मिडिल ईस्ट में फैले तनाव की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल डीजल से लेकर और गैस सप्लाई बाधित हो रही है। ऐसे में इंडिया में भी जमकर इसको लेकर प्रभाव देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना ज़्यादा पेट्रोल बचाइए, आना जाना कम करिए, तेल कम खाइए। इसको लेकर तमाम तरीके के कैंपेन चलाए जा रहे हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी हैं। वो वहाँ पर थिंक टैंक के पार्ट रहे हैं और वो इस पर विस्तार से समझाएंगे कि क्या हालात होने वाले हैं और इससे किस तरीके से ये युद्ध किस मुहाने पर जाकर रुकने वाला है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरा ये मानना है कि ये युद्ध जो है, इसकी जो आँच है ये हम तक बहुत पहले ही आ गई थी। और जैसा कि अभी होर्मुज खाड़ी में जो यातायात, जो दुनिया की 20-25% गैस है वो होर्मुज से आती है और होर्मुज पर अभी ईरान का कंट्रोल है, तो वो बाधित हो रहा है। वैसे तो भारत सबसे ज़्यादा जो गैस खरीदता है वो सऊदी अरब से लेता है और यूएई से लेता है, लेकिन जो आने का जो रास्ता है वो वहीं से है, जिस पर डिस्टर्बेंस इतना है कि हमले भी हुए हैं भारत के एक जहाज़ पर। गलती से जो ईरान की सेना है उसने कुछ हमला भी कर दिया था। तो जितने भी जहाज़ हैं वो डर की वजह से, क्योंकि इंश्योरेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गई है, जान माल की हानि हो सकती है, तो अभी भी स्थिति में कोई भी सुधार ऐसा मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा है और कोई भी समझौता अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि स्थिति और 15-20 दिन में स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। सर, जिस तरीके से हालात बन रहे हैं अपने देश में, प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं, जो एक बड़ी बात है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं जनता को भी समझना चाहिए कि लगातार महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें जो हैं वो आसमान छू रही हैं। हालांकि अपने यहाँ अभी इस तरीके से सरकार ने कोई चीज़ें नहीं बढ़ाई हैं, लेकिन फिर भी अभी हाल ही में 2-3 रुपये बढ़ाया गया है। ठीक, जो भी काफ़िले मंत्री सांसद लेके चलते हैं उनसे भी अपील की गई है, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अपील तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसको कितना लागू कर पाएंगे इसमें मुझे पूरा का पूरा शक है। और इस तरीके से जो आम जनता है कि आप कह दिए कि तेल कम खाइए या वगैरह, या तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, इसका जो रियल इम्प्लीमेंटेशन है ना वो बहुत मुश्किल है। और आप बहुत ज़्यादा कितना लोग मानेंगे? 10% मान लेंगे, 20% मान लेंगे, 30% मान लेंगे, अल्टीमेटली सफरिंग तो होगी। और तेल की कीमत जैसे बढ़ेगी, जैसे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में तेल का इस्तेमाल होता है, तो जितने भी जो खाद्य पदार्थ से लेके जितने भी पदार्थ हैं, क्योंकि उनकी ढुलाई में तेल खर्च होता है, तो सबकी कीमत बढ़नी तय है। और प्रधानमंत्री जी खुद आके बोल रहे हैं, और तेल क्योंकि जो एक खाद्य वस्तु है उसके बारे में बोल रहे हैं कि तेल भी कम खाइए, और जो खनिज तेल है जो यातायात में इस्तेमाल होता है उसको भी कम इस्तेमाल कीजिए। तो ये बहुत ही अलार्मिंग स्थिति है। और अभी मैं आपको बता दूं कि जो बड़े महानगर हैं, क्योंकि वहाँ सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, 15-20-25 दिन पहले से ही सिलसिला हो चुका है कि जो मजदूर हैं वहाँ, या जो वहाँ का लोअर क्लास तबका जो बड़े शहरों में रह रहा था, वो गाँव की ओर पलायन कर गया है। क्योंकि उनके लिए पता चला कि सैलरी है 10,000 रुपये, सिलेंडर ब्लैक में मिल रहा है 3,000 का, 5,000 का, तो वो कहाँ से लाएंगे? तो मजदूरों का क्राइसिस हो गया है बड़े शहरों में। तो ये एक राष्ट्रीय संकट की स्थिति हो सकता है कि बहुत जल्दी पैदा हो जाए। और सरकार को कहीं ना कहीं अल्टरनेट जो रूट जो है, मतलब रशिया से या कुछ बाकी देशों से कहीं से न कहीं से इसका इंतज़ाम करना चाहिए। और इस का पूरा असर हमारे पूरे देश की पूरी जनता पर पड़ने वाला है निगेटिव। इसे अब कोई रोक नहीं सकता। अगर हफ्ता भर भी यही तनाव बरकरार रहा तो। सर, आप ईरान में करीब 10 से 12 साल तक रहे, थिंक टैंक में रहे, तो जो अभी हालात बने हुए हैं उस पर आपको क्या लगता है कि ईरान किस कूटनीति पे काम कर रहा है और वो अमेरिका से कैसे डील करेगा? देखिए, अमेरिका से तो बहुत ढंग से डील कर चुका है। और अमेरिका को अपने एयरक्राफ्ट करियर और अपनी सेना पर बहुत ज़्यादा गुमान था, और उन्हें लगता था कि इसको कोई हरा नहीं सकता। तो वो तो गुमान जो उनका जो था कि वो विश्व की सर्वोच्च सेना है और उनके की जो वार मशीन है वो अल्टीमेट है, तो उसको तो मुंह की खानी पड़ चुकी है।
तो ईरान झुकेगा नहीं। और इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि इन्होंने इनके सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामेनी साहब को शहीद कर दिया। और दूसरी बात यह है कि चलो ठीक है, उसका तो एक किस्म का जस्टिफाई कर सकता है अमेरिका, लेकिन जो 165 बच्चियां जो मारी गई, जो मिनाब स्कूल में जो हमला हुआ, उसका क्या जस्टिफाई करोगे? वे तो निर्दोष बच्चियां थी, उनका कोई भी मतलब उनका कोई कसूर ही नहीं था, वो तो जंग का हिस्सा भी नहीं थी। पॉलिटिकल लीडरशिप से दुश्मनी 1% समझ में भी आ सकती है, लेकिन उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है जो सफरिंग उनकी हुई। तो ईरान जो है वो इस जंग को अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जीत चुका है, मैं तो यही कहूँगा। और जो अमेरिका की साख को बहुत बड़ा धक्का लगा है कि वो इजराइल के चक्कर में आके उन्होंने इस जंग को अपनी जंग मान लिया और इस ट्रैप में फंस चुके हैं और अपनी बेइज्जती करवा ली। सर एक सवाल ये कि ये लोगों को जो ईरान से बाहर हैं, जो शायद नहीं गए होंगे या नहीं पढ़े होंगे ईरान के बारे में, उनका कहना है कि वहाँ पे महिलाओं की स्थिति जो है बहुत ख़राब है, ठीक, उनकी आज़ादी को लेकर, उनके आने जाने को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए वहाँ ये जो है ना मिलीजुली स्थिति है। हाँ, मैं मानता हूँ कि वहाँ एक ड्रेस कोड है कि कोई भी महिला होगी तो उसको अपना सिर ढकना अनिवार्य है, और ख़ास तौर से अगर वो किसी सरकारी संस्थान में जा रही है या वाहन चला रही है। अभी पिछले 2-3 साल में चेंज देखने को आया है, लेकिन अभी भी जैसे ड्रेस कोड है वहाँ स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड लागू है, और महिला कोई वहाँ साइकिल नहीं चला सकती या गाना नहीं गा सकती सार्वजनिक रूप से, ये सब वहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन वहाँ महिलाओं की जो उपस्थिति है वो विश्वविद्यालयों में, कॉलेज में, जितने भी सभी संस्थान हैं, पुरुषों से ज़्यादा है। वहाँ जो उनका जो लिटरेसी रेट है महिलाओं का, वो करीब लगभग 99-98% के आसपास है, वो विश्व में सर्वोच्च है। तो ईरानी महिलाएं, बल्कि अगर आप किसी ईरान के शहर में जाएंगे तो बाज़ारों में आपको पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं दिखाई देंगी। वैसे में गुलाम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसा लगता है कि वे तो कैद होंगी, अफ़गानिस्तान वाला हाल होगा, ऐसा नहीं है। वहाँ आपको टैक्सी ड्राइवर मिलेंगी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मिलेंगी, हर फील्ड में वहाँ महिलाएँ हैं, और महिलाएँ वहाँ बहुत सेफ़ भी हैं। इसका कारण यही है कि वो इस्लामिक रूल जो सख्ती से लागू किए हुए हैं, इस वजह से वहाँ महिलाएं अपने आप को ज़्यादा सेफ महसूस करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो ईरान में जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं और उसका असर पूरी दुनिया पे दिखाई दे रहा है। ट्रंप एक तरफ अपनी जिद पकड़ के बैठे हुए हैं और उन्होंने इस युद्ध में अपने आप को एक जबरन तौर पे खुद को ढकेला, जिससे अमेरिका की जनता भी परेशान है, और उसका नतीजा क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ईरान किसी भी मायने में झुकने को तैयार नहीं है। वो अपनी शर्तों पे युद्ध लड़ रहा है और अपनी शर्तों पे कायम है। अब देखना ये होगा कि आगे इसका परिणाम क्या आता है। कैमरामैन अभिजीत के साथ शैलेंद्र, बतकही चौक, लखनऊ।